Hello everyone, welcome to Wajiram Pointers Daily Prelims Analysis dated 8th August 2024। अब बेसिकली ये मैं अपलोड कर रहा हूँ 10th अगस्त को। सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसमें मुझे लेट हो जाता है। बट एक चीज़ मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि वीडियो जो होंगी ये आएगी ज़रूर, भले ही एक दिन लेट आए, बट मैं उसे सीक्वेंस वाइज ही प्लेलिस्ट में रख दूंगा। तो आप ये ध्यान रखो कि वीडियो आएगी, डोंट वरी। ऑल्सो अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज टू शेयर योर फीडबैक। मैं बहुत वीडियो से कह रहा हूँ कि यार फीडबैक देते रहो, थोड़ा तो मोटिवेट भी करता है अगर पॉजिटिव रहता है, और नेगेटिव रहता है तो इम्प्रूव करने का चांसेस मिलता है। ठीक है, तो कुछ भी दो, बट इवन इफ़ यू डोंट लाइक फील लाइक राइटिंग एनीथिंग, लाइक अगर वीडियो अच्छी लगे जस्ट लाइक इट, ओके। डिसलाइक के लिए तो नहीं बोल रहा। हाँ, तो और ऊपर से अगर कंटेंट कुछ हैवी हो रहा है तुम्हें लग रहा है तो ऐसा नहीं है। ओनली लाइक आई वुड टीच ओनली दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, तो तुम्हें भले लग रहा होगा कि अभी तुमने शायद अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तुम्हें लग रहा होगा कि इतना डीपली नहीं पढ़ना होता है, बट बिलीव मी इतना ही डीप पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, तो ट्रस्ट मी। चलो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब छत्तीसगढ़ में 4th टाइगर रिजर्व जो हुआ है वो डिजिग्नेट हुआ है लेटेस्ट। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क था पहले, उसी के बगल में है एक तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इनको कंबाइन करके बोल दिया गया है एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, अभी इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व है मैप पे देखते हैं। तो देखो पहला ये है इंद्रावती नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। दूसरा ये हमारा हो गया उदंती सीधा नदी हो गया। ठीक, और देखो गुरु घासीदास ये रहा ऊपर हमारा, और यहीं पे तैमूर पिघला है। ये हमारा गुरु घासीदास हो गया, ये हमारा तैमूर पिघला हो गया। और अचानक मर जो है वो यहाँ पे, ऑर्डर याद रख लो, तैमूर, अचानक, उड़ता। तैमूर याद कर लो ऐसे, तैमूर, अचानक, उड़ता, इंद्र, कतीर, ऐसा समझ लो, कुछ ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो ऐसे टाइगर रिजर्व हैं 4 यहाँ पे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब ये डिस्कस कर लिए हैं, अब देखो एक डिस्कस कर लेते हैं एक लैंडस्केप। बेसिकली क्या होता है कि एक संजय डूबरी नेशनल पार्क है हमारा एमपी में। ठीक है, और वो कनेक्ट करता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क में और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये कनेक्ट करता है पलाऊ मऊ टाइगर रिजर्व को। अब ये कहाँ पे है? ये झारखंड में है। ठीक है, तो ये पूरा एक टाइगर लैंडस्केप बन जाता है इन तीनों का। ठीक, बाकी ऑल्सो इस लैंडस्केप में हमारा बांधवगढ़ भी आता है, ये एमपी में है। ठीक है, ये भी आता है इस टाइगर लैंडस्केप में। बाकी रिवर्स देख लेते हैं। हसदिया हो गया, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो एक बात चल रही थी कि जो भोज वेटलैंड है एमपी का, इसको डीलिस्ट करने वाले हैं रामसर से। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थ्रेट, ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। तो पहले रामसर कन्वेंशन समझते हैं कि वो क्या होता है। तो ये 1971 में ईरान में साइन हुआ ये कन्वेंशन है। ये क्या करता है? इसका बेसिकली काम ये है कि ये वेटलैंड्स जो होते हैं उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए कुछ वेटलैंड्स को डिजिग्नेट कर देता है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। जैसे मान लो कुछ ज़्यादा स्पीशीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे को डिजिग्नेट कर देगा ताकि उनकी जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भोज वेटलैंड के बारे में। अब देखो पहली बात, ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड है। जो दो लेक में डिवाइड है, एक अपर लेक एक लोअर लेक। तो अपर लेक जो बनाया था वो परमार डायनेस्टी के एक राजा थे, राजा भोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये राजा हैं। दूसरा जो था लोअर लेक, ये किसने बनवाई थी? ये बनाई थी नवाब छोटे खान ने। ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है जानना, राजा भोज इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला रीजन। ठीक है, अपर लेक से एक सराउंडेड नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे हो गया? ये भी एमपी में हो गया। ठीक है, भोपाल सिटी को पोर्टेबल वाटर देता है अपर लेक। ये काम की बात है। बाकी चाहो तो एक रिवर याद रख सकते हो, कोलांस रिवर, ये एसोसिएटेड है अपर लेक से। ठीक है, कोलांस रिवर, भाई इतना ही जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब इस आर्टिकल में हमारे काम का क्या है कि एटा करियाना करके एक हाइपर जाइंट स्टार है। अब हाइपर जाइंट का मतलब क्या हुआ कि इसका मास बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है, और ये अपना मास बहुत जल्दी लूज़ भी करता है इन कंपेरिजन टू अदर स्टार। जैसे कि हमारा सन हो गया, इसके कंपेरिजन में ये बहुत जल्दी अपना मास लूज़ करता है। ठीक है, अभी ये कोलैप्स नहीं हुआ है, ये कोलैप्स होने वाला है, सुपरनोवा इसमें होने वाला है, नासा ने ऐसे बताया। तो बस हमें इतना जानना है एटा करियाना क्या है। बेसिकली एक हाइपर जाइंट स्टार है। एक चीज़ और इसमें दिया हुआ था इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये ओनली स्टार है जो कि अब हमें पता है जिसके बारे में, जो कि लेज़र लाइट को नेचुरली एमिट करता है। ठीक है, पर इतना ही काम का है, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। आएगा प्रीलिम्स में तो आ सक मतलब। अब 2023 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जितने भी साइंस अवार्ड्स थे
उनको बोल दिया कि अभिनय बंद करो, अब एक ही साइंस अवार्ड होंगे, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, इसके बारे में मैंने द हिंदू में डिस्कस किया था, शायद 8 अगस्त का द हिंदू था, तो आप सारा देखा करो, वरना मुझे हर जगह कवर करना पड़ेगा यार। ठीक है, तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, काम की बात बस इतनी है कि 4 कैटेगरी में दिया जाएगा। एक है रत्न, रत्न मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट, विज्ञान श्री, डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन, और युवा शांति स्वरूप भटनागर। देखो शांति स्वरूप भटनागर जो है ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा गया था, शायद 2008 वाले प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब इस उसी में एक अब नया है युवा, अब इसमें इसी में है एक एज का रिस्ट्रिक्शन, याद रखना युवा है उसी में एज का रिस्ट्रिक्शन है, बाकी सब में कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टीम वाला जो है 3 या 3 से ज़्यादा वाली टीम को दिया जा सकता है। अब पहले वाले सारे अवार्ड्स को बंद क्यों कर दिया गया, पहले उसमें एज का क्राइटेरिया बहुत बेकार था और डाइवर्स फील्ड्स में नहीं दिया जाता था, वो सिर्फ बेसिकली फोकस करता था रिसर्च वाली फील्ड्स पे। ठीक है, इसलिए उसको अब बंद कर दिया गया। और दिया कौन से दिन पे जाया जाएगा, 23 अगस्त, जो कि जिस दिन नेशनल स्पेस डे होता है उस दिन दिया जाएगा। और ये क्यों बना, ये लास्ट ईयर ही जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ मून पे, तो इस डे को डिजिग्नेट कर दिया गया स्पेस डे। ठीक है, और हाँ नॉमिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि सारे नॉमिनेशन जो होंगे इसकी भी एक पर्टिकुलर डेट है, लेकिन वो अभी याद नहीं रखते हैं, बस इतना याद रख देते हैं कि जितना भी नॉमिनेशन जाएगा वो एक कमेटी के पास जाता है, और वो कमेटी हेड कौन करता है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। तो बेसिकली एक कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है, और इस पे जैसे बेसिकली साइंटिस्ट वगैरह को रखा जाता है ताकि हमें एडवाइस कर सके, किस पे हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस पे एडवाइस कर सकें। ठीक है, एक पीएम की कमेटी होती है, जैसे पीएम STAC बोलते हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है। इसके भी चेयरपर्सन यही होता है, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होता है, इसका चेयरपर्सन होता है। थोड़ी एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं कि देखो एलिजिबिलिटी में क्या क्या है कि अब इवन प्राइवेट सेक्टर का हो बंदा या फिर कोई इंडिविजुअल हो अपने बल पे काम कर रहा हो कुछ, उसको भी दिया जा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर का हो उसको भी दिया जा सकता है, PIOs को भी दिया जा सकता है। PIOs क्या होते हैं, पर्सनल पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब या तो इनकी एंसेस्ट्री जो है वो इंडिया से रिलेटेड है कुछ, या इन्होंने कभी इंडिया का पासपोर्ट रखा है अब, लेकिन ये अभी फॉरेन सिटीजन है। ठीक है, उनको भी दिया जा सकता है। और डोमेन कितनी है, 13 डोमेन में दिया जाएगा, मतलब याद नहीं करना होता है ये सब। ठीक है, बस ऊपर ऊपर देख लेना चाहिए कि ब्रॉडली हाँ एटॉमिक एनर्जी कोई है, स्पेस साइंस जैसा कुछ है, ताकि अगर दिखे तो मार्क हो जाए। बस नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में कुछ अमेंडमेंट्स होने वाले हैं। इवन जो हमारा 1995 का एक्ट था वक्फ को जो रेगुलेट करता था, उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। अब ये चीज़ मैंने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस के 9 अगस्त के एडिशन में मैंने डिस्कस किया है डिटेल में, क्योंकि इस पर पूरा एक आर्टिकल था, तो यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, वक्फ का मतलब क्या होता है कि आप मतलब किसी ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो थी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल। अब इमूवेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ज़मीन होगी, ज़मीन मूव नहीं कर सकती ना, तो इसने क्या कर दिया, इसने डोनेट कर दिया इन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, अब तो इसको बोला जाता है कि अगर वो गॉड के नाम पर डोनेट हो गई तब इसे बोला जाता है वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है, कि ये अब गॉड इसे ओन करता है। अब ऐसी प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट कौन करता है, हमारा वक्फ बोर्ड रेगुलेट करता है। अब देखो एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और एक स्टेट वक्फ बोर्ड है। अब स्टेट वाला जो है ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंदर, और जो सेंट्रल वाला है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या करती है, इसका काम करती है, ये ओवरसी करती है हमारे स्टेट जो वक्फ बोर्ड है उसको। इवन लीगैलिटी में लुक करती है कि जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसमें जा रही हैं वो लीगल हैं कि नहीं है। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। ठीक, अब आगे देखते हैं, चेंजेस वगैरह देख लेते हैं। एक तो वैसे मैंने उसमें डिस्कस कर दिया था एग्जैक्टली, यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अभी जो करेंटली ये इवन एक 1913 में भी एक्ट था उस समय पे भी वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने का, लेकिन लेटेस्ट जो है वो 1995 का है। अब इसमें एक सर्वे कमिश्नर होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये लिस्ट बनाता है वक्फ प्रॉपर्टी की। ठीक, और मुतावली कौन होता है, सुपरवाइज़र होता है वक्फ की प्रॉपर्टी का। अब देखो ट्रस्ट और इसमें डिफरेंस क्या है। जो ट्रस्ट होते हैं ये रेगुलेट होते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, और इनको क्या किया जा सकता है, ये डिसॉल्व हो सकते हैं। ट्रस्ट जो होते हैं ये डिसॉल्व हो सकते हैं, बट जो वक्फ होता है ये परपेचुअल होता है, मतलब इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। और जो भी मतलब प्रॉपर्टी इनमें डोनेट की जाती है उससे जो भी इनकम वगैरह होती है वो सब चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो इसमें वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि एक लीगल एंटिटी मानी जाती है, कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी। ठीक है,
वक्फ बोर्ड को सू किया जा सकता है एंड इट कैन सू एज वेल एज इट कैन बी सूड एज वेल इन कोर्ट। लेकिन एक चीज़ है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है ना, एक बार वो वक्फ हो गई तो इट कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट। ठीक है, कि अगर कि वक्फ की प्रॉपर्टी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया सब। हाँ, और ये देखो वक्फ बोर्ड पे जो स्टेट में जो वक्फ बोर्ड होता है उसका एक चेयरपर्सन होता है और नॉमिनीज़ उसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं और पार्लियामेंटेरियंस भी वगैरह होते हैं इसके पार्ट, लेजिस्लेटर भी पार्ट होते हैं इसका। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेजरली जो होने ये मुस्लिम होने चाहिए। ठीक है, तो अब चेंजेस क्या हुए हैं वक्फ बोर्ड में कि अब बोल दिया गया है, जो बिल आया है उसने ये बोला है कि हम क्या करेंगे कि इसका जो सीईओ वगैरह होगा वो अब नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, ऐसा प्रोविजन करेंगे। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही चेंजेस हैं, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे से बता रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब कैंडिडा और इसके बारे में जानने की वाली बात क्या है कि इसका भी बेसिकली एक नया क्लेड, मतलब मान के चलो इसका नई सब कैटेगरी पता चली है। तो हमें बस इसमें जानना क्या है कि ये एक फंगल है, पैथोजन है। ठीक है, और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, मतलब कि जो ड्रग्स यूज़ होते हैं फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वो इस पर काम नहीं करते हैं यूजुअली। तो इतना याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ काम करनी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि न्यूट्रॉन स्टार आ चुका है शायद प्रीलिम्स में, पल्सार भी आ चुका है और हमारा मैग्नेटार भी आ चुका है शायद। ठीक है, पल्सार तो आया ही है। न्यूट्रॉन स्टार होता क्या है, देखो ये होती है कोई स्टार की कोर होती है, उसके अगल बगल वाला एरिया, जैसे हमारा सन है, सन के बीच में कोर है, उसके ऊपर देखो एक क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, सब ये सब चीज़ें। तो ये कोर है, यहाँ पे होता है फ्यूजन, ये इसको पावर देता है, बाहर में जो भी एनर्जी निकल रही है उसको। तो होता क्या है, एक पॉइंट के बाद ये हो जाता है कोलैप्स। तो जब ये कोलैप्स होता है तो ये क्या करता है कि जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है बाहर की तरफ, ये एग्जर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये फिर अंदर की तरफ कोलैप्स होने लगता है। ठीक, और जब अंदर कोलैप्स होता है उसके बाद ये फटता है बहुत तेज़ी से, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं उसे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली क्या होता है कि अब ऊपर का उसका सब कुछ आ चुका है, मतलब जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये उसका ख़त्म हो चुका है। एक्सप्लोजन के बाद सिर्फ अंदर की कोर बचती है, ये आयरन की होती है, तब फ्यूज़ हो के आयरन की बन जाती है। अभी अंदर की कोर बची है तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, क्योंकि ये बना होता है न्यूट्रॉन्स का। ठीक, न्यूट्रॉन्स का बना होता है। अब न्यूट्रॉन का बना हुआ है तो कोई भी चार्ज नहीं होगा इस पर। ठीक है, तो यही दे रखा है कि अगर कोर जो है अगर 1 से 3 सोलर मास मतलब यूनिट होती है मेजरमेंट की, अगर इतने के बराबर है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाता है, अगर इससे ज़्यादा मास है सोलर मास से तो। ठीक, अब देखो ये बेसिकली होता बहुत छोटा है, 20 किलोमीटर के एरिया में होता है, लेकिन इसका मास देखो 1 पॉइंट इतना टाइम्स होता है सन का। तो ये याद नहीं रखना है, बट ये याद रखना है कि बहुत छोटा होता है, इवन सिटी के साइज़ का है ये, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मास होता है। अब पल्सार्स क्या होते हैं, पल्सार बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार का ही टाइप है। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमारा न्यूट्रॉन स्टार है, तो देखो अब ये तो न्यूट्रल है क्योंकि न्यूट्रॉन की वजह से, लेकिन क्या होता है जो आउटसाइड जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या करता है ये कुछ कुछ एरियाज से मैग्नेटिक फील्ड जो है निकलने लगती है इसके। ठीक है, पर्टिकुलर एरियाज से। और ये क्योंकि ये घूमता भी रहता है, अब ये घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लैशेस दिखते हैं हमें, जो कि हम अर्थ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए इनको पल्सार बोलते हैं। पल्सार मतलब क्या हुआ, पल्स मतलब क्या था, ऐसे ऐसे होती है, तो ऐसे ही क्या होता है कि हमें दिखते हैं फिर नहीं दिखते हैं, फिर दिखते हैं फिर नहीं दिखते हैं। समझ रहे हो, तो ये हो गया पल्सार्स। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स पल्सेस ऑफ रेडिएशन फेंकते हैं रेगुलर इंटरवल पे। बाकी मैग्नेटार्स क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड का ये रेडिएशन फेंक रहे हो तो उसे मैग्नेटार्स बोलते हैं बस। बाकी ये रोटेटिंग रेडियो ट्रांजिएंट कुछ काम का नहीं, क्योंकि देखो इसमें लिखा है कि एमिट सिंगल रेडियो बर्स्ट इरेगुलर इंटरवल पे, मतलब जो ऊपर वाला काम कर रहा था वही कर रहा है, बट अब ये इरेगुलर इंटरवल पे भेज रहा है, तो इसको बोलते हैं रेडियो ट्रांजिएंट। रेडियो ट्रांजिएंट देखो वर्ड से पता चल रहा है, जो रेडियो वेव्स को थोड़ा थोड़ा करके फेंके, रेडियो ट्रांजिएंट। बस इतना ही काम का था। अब इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में। ये क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड। अब देखो इनको क्लाउडेड लेपर्ड क्यों बुलाते हैं, क्योंकि जो इनके स्किन पे जो पैचेस दिख रहे हैं ना, ये इरेगुलर पैटर्न में होता है। जैसे आप टाइगर वगैरह में देखोगे तो स्ट्राइप्स जो होती हैं रेगुलर पैटर्न में होती हैं, इनके जो पैचेस होते हैं इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, क्लाउड की तरह, तो इनको क्लाउडेड लेपर्ड बुलाते हैं। स्टेट एनिमल कहाँ का है, ये है स्टेट एनिमल हमारा मेघालय का। ठीक है, और एक है हमारा क्लाउडेड
नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। ये बेसिकली हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें मिलते हैं, हिमालयाज़ के हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं तो ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलते होंगे। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या हो गया? जो हमारा थाईलैंड वाला रीजन हो गया, थाईलैंड इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना में मिलते हैं। ठीक। बाकी देखो दो स्पीशीज़ हैं इनकी, क्लाउडेड लेपर्ड की। एक क्लाउडेड लेपर्ड ये हमारे यहाँ मिलता है, एक दूसरा होता है सुंडा लेपर्ड। सुंडा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, आइलैंड है वहाँ का। ठीक। अब काम की बात कि इनका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, IUCN। ठीक है। WPA के शेड्यूल कौन से में आते होंगे? 1 में आते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं तो 1 ही में आती हैं। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं। बाकी काम का कुछ और है? हाँ देखो, एक चीज़ इनके में काम की है कि इनका जो ये क्या कर सकते हैं, ये ट्रीज़ वगैरह से हेड फर्स्ट, मतलब इनका सर इधर पैर ऐसे करके उतर सकते हैं। ठीक है। तो ये ओनली फेलाइन स्पीशीज़ है जो ये काम कर सकती है। अब देखो ये कैसे याद रखें कि ये सोलिटरी है? देखो बादल, जो बादलों में रहता है वो अकेला ही रहता है, तो ऐसा याद रख लो कि ये सोलिटरी है। ऊपर से हिमालय वगैरह में रहता है। तो बस इतना ही काम का था। नेक्स्ट, तो येन कैरी ट्रेड के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ द इंडियन एक्सप्रेस में, और हिंदू में भी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। बेसिकली क्या है कि जो जापान का सेंट्रल बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो था वो रखता था नेगेटिव में। पिछले इवन 17 साल से नेगेटिव ही था। क्यों? ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्पर हो, ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करें लोग, और बैंक में पैसे कम रखें। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि उसने कर दिया है 0.25 कर दिया है उसने इंटरेस्ट रेट को। तो पहले क्या होता था कि लोग जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे पैसा मिलता था इसको उठा के क्या करते थे, इन्वेस्ट कर देते थे हायर यील्डिंग एसेट्स में दूसरी कंट्रीज़ में। और जो भी इनका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता था, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ कि मतलब जितने इंटरेस्ट पे जापान से लिया और इससे हायर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करेंगे, तो जो भी इन दोनों इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो उनका वो फ़ायदा हो गया। तो इसी स्ट्रैटेजी को बोलते हैं कैरी ट्रेड, और क्योंकि ये येन में किया गया तो इसे बोलते हैं येन कैरी ट्रेड। अब हुआ क्या कि जो इन्वेस्टर्स थे उनको लगा कि अब जो सेंट्रल बैंक है जापान का ये अभी फर्दर इंक्रीज़ करेगा इस इंटरेस्ट रेट को, तो पैनिक क्रिएट हो गया और दे स्टार्टेड सेलिंग दिस। जो भी एसेट्स उन्होंने एक्वायर किए थे वो सेल करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेंसेक्स और निफ्टी हमारे यहाँ भी और ग्लोबल लेवल पे भी कई जगह जो वहाँ के स्टॉक मार्केट थे उनके प्राइस क्रैश हो गए। ठीक है। इतना ही काम का था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड क्या होता है। पहले हम समझते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड क्या होता है। तो देखो जब भी फायर होती है बहुत ज़्यादा, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, जैसे अभी कैलिफोर्निया में चल रही है, तो इंटेंस हीटिंग होती है, और हीट की वजह से क्या होता है, वाटर वेपर, स्मोक तो निकल ही रही है, ऐश हो गया, ये सब ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है। ठीक है। अब ये जब कंडेंस होता है तो ये फॉर्मेशन हो जाता है हमारे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का। ठीक है। अभी कंडेंस क्यों होता होगा? क्योंकि ऊपर पता होगा ना, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अगर नीचे से फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो ये क्या होगा, ये फर्दर राइज करेगा। फर्दर राइज का मतलब क्या है कि और वाटर इसमें होगा और इसमें ऐश होगी, तो ये और ऊपर चला जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसे बोलते हैं पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। अब इसको पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है कि इसमें फिर रेन ज़्यादा नहीं होती है इस क्लाउड में। इस क्लाउड में ज़्यादा जो होती है लाइटनिंग होती है। अब लाइटनिंग होगी तो ये क्या करता है, फॉरेस्ट फायर को और स्प्रेड करेगा, और इवन बहुत तेज़ हवा भी बहेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। क्योंकि अभी फॉरेस्ट फायर यहाँ पे भी थे, कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्ट फायर्स हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं।